हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ द डिवाइन लैंग्वेज। और आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्वागत है दोबारा से आपका मैथ विद PYQ में, जहाँ पर हम क्या करते हैं आपको पता है कि जहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, उसके बाद जो NCERT में क्वेश्चन है उसके ऊपर हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, फिर हम उस पर PYQ करवाते हैं ताकि आपको एक श्योरिटी मिले कि हाँ जी इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं। और फिर हम इस पूरे सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद PYQ चलाएंगे हर एक चैप्टर का, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ PYQ पर वो सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे जो कॉन्सेप्ट आपके CBSE में आपसे पूछेगा। तो आज हमारा है 3rd चैप्टर। शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें हमें बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट सीखना है। जो पहला कॉन्सेप्ट है आपका वो है व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका वो है आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब क्या है ये हम देखने वाले हैं। फिर हम तीसरे कॉन्सेप्ट पर आएंगे जहां पर हम देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर आपका 4th कॉन्सेप्ट आएगा जहां पर हम देखेंगे मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, जहां पर हम 2 किस्म के मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ, जो है क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले हमें सीखनी है जो बात वो है आपका कि इक्वेशन हम किसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो जैसे लास्ट चैप्टर में हमने सीखा पॉलिनोमियल के बारे में, और वहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का। फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे लीनियर इक्वेशन तक, और इस पूरे जर्नी को हम इजीली समझेंगे कैसे लीनियर इक्वेशन तक कन्वर्ट होती है कोई चीज़। तो वो देखते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी जाए तो वो कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप ax + b = 0। यहाँ पर इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल की बात हो रही है। यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल की बात करी जाए लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, तो ये कुछ आपका ऐसा दिखेगा ax + by + c। 0 तो नहीं होगा, पॉलिनोमियल है, p ऑफ x लिखा जाएगा। यहाँ पर p ऑफ x लिखा जाएगा। ये क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास कितने वेरिएबल है, 2। एक है आपका x और एक है आपका y। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है आपका 1 है ना। इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 1 डिग्री 1, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब देखते हैं क्या है कहानी लीनियर इक्वेशन की। तो आपको पता है कि जब भी मैं किसी पॉलिनोमियल को इक्वल के 0 रख देता हूँ, तो ये जो इक्वल का साइन है, इससे आपका वर्ड आ जाता है इक्वेशन। ठीक है, कोई भी चीज़ जब 0 के इक्वल होगा तब हम क्या बोलेंगे उसको, इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या लीनियर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो बस सिंपल सा ट्रांजिशन है कि पॉलिनोमियल से कैसे इक्वेशन तक पहुँचते हैं। सिंपल है कि आपके राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, या किसी भी साइड में 0 होना चाहिए। ठीक है, मैं लिखने को तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, ax + by + c, इस टाइप से लिखें आप, या आप ऐसे लिखें ax + by + c = 0। दोनों ही सेम चीज़ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। तो ये होता है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, जिसका डिग्री 1 है, हो गया इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है और उसके जस्ट बगल में 0 है। तो आई होप कि आपको ये सिंपल सी बात समझ आ गई है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो पेयर का क्या मतलब है? पेयर का सीधा सा मतलब है कि जो वेरिएबल है आपका x और y वेरिएबल है इस इक्वेशन में, तो इसी x और y वेरिएबल में आपके 2 इक्वेशन होंगे। जैसे एक हो गया मेरा a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा हो जाएगा आपका a2x + b2y + c2 = 0। अगर यहाँ पर आप फोकस करें तो आप पाएंगे कि वेरिएबल जो है वो है सिर्फ x और y। तो 2 ही वेरिएबल x और y, इसमें हमने 2 इक्वेशन बनाया लीनियर, तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो हम बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के कंटेंट पर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो चुकी है। आई होप कि आपको सच में समझ आ गई है।
तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो है कि क्या होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी, और किस तरह से हम और इसको फर्दर एलाबोरेट कर सकते हैं, इसको डीपली समझ सकते हैं। तो लेट्स मूव देयर। तो आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है वो क्या है कि यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ फॉर एनी इक्वेशन, चाहे वो लीनियर इक्वेशन ही क्यों ना हो। तो किसी भी इक्वेशन का आप एक ग्राफ बना सकते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ जो बनेगा आपका वो हमेशा बनेगा आपका एक स्ट्रेट लाइन, बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मान ले मेरे पास है एक इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हो सकता है ये कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा बने। हाँ, मेरे पास कोई है सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई, हो सकता है इसका कुछ ऐसा बने। ठीक है, ग्राफ का ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है कि अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो, किधर भी हो, बट एक चीज़ जो फिक्स होगी वो क्या होगी कि ये लाइन हमेशा स्ट्रेट बनेगी। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो इसके जो ग्राफ बनेंगे दोनों के, वो किस तरह से ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो अब हम लेट से उसी को समझते हैं। हाउ विल द ग्राफ इंटरैक्ट। ठीक है, तो कैसे होगा अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, एक मेरे पास a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आपके पास इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर मैं बोलूँ आपको तो सिर्फ 3 केस बन सकता है, 3 डिफरेंट केस इनके ग्राफ कैसे बनेंगे। पहला क्या बन सकता है, पहला बन सकता है कि एक लाइन बन रही है। ठीक है, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट से L1 और इसको नाम दे देता हूँ L2। तो ये लेट से कि L1 का ग्राफ है और L2 हो सकता है कि इसको कट करे, है ना। अगर दो लाइन है, अगर कहीं पर मैं दो लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो हो सकता है आपस में कट करे। यानी इन दोनों लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा केस बन सकता है कि जहाँ पर दोनों के ग्राफ एक दूसरे को आपस में कट करे। ठीक है, और आपको पता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपस में कट ना करे, जैसे ये है मेरे पास L1 और ये है मेरे पास L2, ये कट ना करे, है ना। इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, ये जो पिंक वाला है इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। एक तीसरा केस और भी है जो बन सकता है, वो क्या है कि एक लाइन बना, ठीक है, L1, दूसरा वाला जो ग्राफ बनेगा हो सकता है कि इसी के ऊपर वो बने, है ना। दोनों एक के ऊपर दूसरे भी तो हो सकते हैं ना। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, यानी क्या है कि एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो रखा है पूरे तरह से, यानी कि हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को मीट किया जा रहा है। बताए क्या इन तीनों केस के अलावा क्या कोई और केस बन सकता है। या तो वो ग्राफ भाई एक दूसरे को कट करे जो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, या हो सकता है कि वो दोनों ग्राफ जो है आपस में एक दूसरे को कभी कट ही ना करे जो कि पैरेलल लाइन है, और तीसरा हो सकता है कि वो एक दूसरे के ऊपर पूरे तरह से अलाइन हो। ये तीसरा केस हो सकता है। इसके अलावा और कोई केस हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि इन तीन केस से अलग कोई चौथी और केस बन सकती है। अगर बन सकती है तो वेल डन, आप बताएं कमेंट में, और क्या हो सकता है वो भी आप बताएं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर सवाल क्या उठता है कि चलो दो इक्वेशन मेरे पास, दोनों का मैंने ग्राफ बनाया, दोनों का ग्राफ ये तीनों केस बना सकता है। तो लेकिन अगर मुझे ग्राफ बनानी हो तो मुझे बार बार हर एक लाइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। जो भी मेरे पास इक्वेशन है उसका मुझे ग्राफ बना के चेक करना पड़ेगा कि सच में कहीं पर कट कर रहा है भी या नहीं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस हो जाता है कि भाई हर बार ना मैं चेक करूँ कि बनेगा ग्राफ कट करेगा या पैरेलल होगी, एक दूसरे के ऊपर अलाइन होगी। तो इसको जानने का एक टेक्निक है कि आप सिर्फ दोनों इक्वेशन को देखकर बता सकते हो कि वो इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। जानना चाहते हैं आपके यहाँ वो, लेट्स मूव देयर। तो मैं आपके ऊपर वो सीक्रेट खोल देता हूँ कि किस तरह से आप जानेंगे कि वो लाइन आपस में कैसे होंगे। तो उसका जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बेसिक सा काम करना है कि जो भी आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे लेट्स से मैं एक एग्जांपल के बेस पर एग्जांपल लेकर आपको फिर समझाता हूँ ताकि प्रैक्टिकल भी हो जाए। मान लें कि मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और एक है आपका 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। ओके, ये थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ है। दूसरा है
तो ये आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आपको करना क्या है, इनके कोएफिशिएंट निकालने हैं, ठीक है, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करके उसके कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y निकालना है ऊपर नीचे से। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दो होते हैं, एक है आपका a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको मैं मान लेता हूँ a2x, और b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि जो आपका a1 है वो है 1 के बराबर, जो b1 है वो है -2 के बराबर, c1 नहीं है तो 0 के बराबर। इसी तरह से जब मैं सेकेंड के ऊपर आ जाऊँ, ये तो फर्स्ट का हो गया, और मैं सेकेंड वालों की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो आपका a2 है वो हो गया 3 के बराबर, जो आपका b2 है वो हो गया आपके 4 के बराबर, और जो आपका c2 है वो हो गया आपके -20 के बराबर। बस आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, और मैं एक कंडीशन बताता हूँ, इस कंडीशन के बेस पर आप जान पाएंगे। क्या कंडीशन बतानी है कि आपने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना है, ठीक है, और देखना है क्या ये आपस में इक्वल है या अनइक्वल है, क्या यहाँ पर भी इक्वल है, क्या यहाँ पर भी अनइक्वल है। आपको बस ये इक्वालिटी चेक करनी है। तो जैसे मैं आप पर इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या इनको जब मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो देखते हैं क्या मिलता है। a1/a2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, a1/a2 करने से मुझे मिल गया 1/3, ठीक है। इसी तरह से मैं b1/b2 करूँगा तो मुझे क्या मिल गया -2/4, जो कि हो गया आपका -1/2। इसी तरह से मैं c1/c2 करूँगा तो मुझे क्या मिल गया 0/20, विच इज़ 0/0। एक तरह से बोल सकता हूँ मैं, है ना, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, तीनों को कंपेयर करना है। क्या तीनों कहीं पर आपस में कुछ है कि मिल सकते हैं। तो आप पाएंगे कि नहीं भाई, a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। पहला ही आपका केस अनइक्वल हो गया, दूसरा तो चलो बातें छोड़ दो उसको। पहला ही आपका अगर अनइक्वल हो जाए, पहला ही केस अगर जैसे a1/a2 b1/b2 ही आपका अनइक्वल हो गया, तो आप यहाँ से एक बात कह सकते हो, क्या, ये जिन लाइन का मैंने किया, जो दो आपके इक्वेशन है जिसका मैंने ग्राफ बनाया होगा इन दोनों का, तो क्या बनेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो वो आप बस इस इंफॉर्मेशन के बेस पर बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हो आप, कि जब आप इसको कोएफिशिएंट को इस पैटर्न में लिखोगे, तो जब वो कुछ ऐसा पैटर्न दे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर यहीं पर पहले बार ही इनइक्वालिटी आ गई है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो तीसरा आपको चेक ही नहीं करना है। c1/c2 भी अनइक्वल आ रहा है, चेक ही नहीं करना है, वो आपको कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, इक्वल हो तभी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पहला ही आपका अनइक्वल है तो आप बोल सकते हो कि ये जो दो लाइन है इनका जब मैं ग्राफ बनाऊँगा इन दोनों का, ठीक है, ये जो आपके दो लाइन है इनका जब मैं ग्राफ बनाऊँगा, कौन सी लाइन है, ये जो आपकी दो लाइन है इनका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग। यस, आपका कैसा बनेगा ग्राफ, आपका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक है। तो देखते हैं। और दूसरा क्या भाई, जब पैरेलल होगा तो पैरेलल क्या होता है, लेट्स मूव देयर, जहाँ पर हम चेक करेंगे पैरेलल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे आपके पास कोई इक्वेशन लेट्स से 2x प्लस, तो जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गया, अब क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लेते हैं, अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो हो गया, अब हम निकाल लेते हैं इसका रेशो। तो चलिए हम निकालते हैं इसका रेशो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मुझे रिजल्ट मिला है वो कुछ अलग है, पिछले वाले से बहुत ज़्यादा अलग है। क्या, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के, है ना। क्यों, देखिए सब के सब किसके बराबर, 1/2 के। तो जब भी आपको इस तरह का केस मिले कि जितने भी आपने रेशो निकाले हैं कोएफिशिएंट के, वो सारे इस तरह से इक्वल हो जाते हैं, तब मैं बोलता हूँ ये जो लाइन है वो लाइन है आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन यानी क्या, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर इस तरह से अलाइन है कंप्लीटली, ठीक है जी हाँ। तो तीसरा केस भी है, वो तीसरा केस हम देख लेते हैं क्या है वो, सीक्रेट नंबर 3। उसको जानने के लिए हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं। लेट्स अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग अब हम इसका निकाल लेते हैं रेशो कि क्या आता है।
तो यहाँ पर आप रेशो को जब कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा है कि A1/A2 1/2 है और B1/B2 भी 1/2 है, तो दोनों इक्वल हो गया है। बट ये इक्वल नहीं है C1/C2 का। तो जब आपको कुछ ऐसा कंडीशन मिले तो ये कंडीशन होता है पैरेलल लाइन के, ठीक है। ये कंडीशन होता है आपके पैरेलल लाइन के, एक लाइन और दो लाइन दोनों आपस में कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये पता लग गया है कि सिर्फ आप इक्वेशन को देखकर, उसके कोएफिशिएंट को देखकर बता सकते हो कि ये जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये किस टाइप के हैं। क्या इनके ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या एक के ऊपर दूसरे कंप्लीटली अलाइन होंगे। तो ठीक है, अब हम इसको एक समरी बना लेते हैं ताकि इजीली हमें पता हो कि क्या कंटेंट हमें मिला इस सेक्शन से। तो लेट्स मूव टू द समरी। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अगर लाइन आपका इंटरसेक्टिंग है तो कंडीशन कोएफिशिएंट का कुछ ऐसा बनेगा कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। लाइन अगर पैरेलल है तो कंडीशन क्या बनेगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर आपको कोइंसिडेंट है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात जाननी है आपने, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है वो हमें धीरे धीरे पता लग जाएगा सॉल्यूशन क्या होता है। बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जहाँ पर ये लाइन, जो आप लाइन देख रहे हो कि जहाँ पर आपस में कट कर रहा है वो इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये एक जगह पर कट कर रहा है तो मैं बोलूँगा इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हम लीनियर इक्वेशन का हम कहीं पर इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में, तो उसका हमें आंसर चाहिए होगा कि भाई यहाँ पर x और y का क्या वैल्यू होगा, यहाँ पर जो x, y बनेगा उसकी क्या वैल्यू होगी। तो वो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो जो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है तो उसका देखिए कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x और y का एक वैल्यू भी होगा, है ना। इस x और y का एक वैल्यू भी होगा यहाँ पर। जी हाँ, तो यही हम जानना चाहते हैं कि जो ये x और y का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर वैल्यू है वही उस लीनियर इक्वेशन का आंसर है। जब हम x और y की वैल्यू सॉल्व करते हैं ना, हाँ, तो वो होता क्या है, वो जो आंसर निकलता है ना वो यही वाला पॉइंट होता है, ये वाला। जी हाँ, ये वाला यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप नज़र आ रहा है आपको। और आप 99% जो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे या रियल लाइफ में बनाओगे वो ऐसा बनाओगे कि वो इंटरसेक्टिंग हो, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक आंसर चाहिए होता है ना। दूसरा आ जाता है आपका पैरेलल। पैरेलल में क्या हो रहा है, कहीं पर ये कट ही नहीं कर रहा है, इसके पास नो सॉल्यूशन। तो ऐसा आप कोई इक्वेशन नहीं बनाओगे कि आपको कोई आंसर ही ना मिले, तो नो सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तीसरा केस। तीसरे केस में क्या भाई, हर जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा जगह जहाँ पर खाली है, हर जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, वो या हर जगह पर जाए, हर जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा था। यहाँ पर कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इस जगह पर, यानी कि सॉल्यूशन की कोई कमी ही नहीं है। लेकिन आप जो 99% केस देखोगे वो कौन सा देखोगे कि जहाँ पर एक सॉल्यूशन है, क्योंकि मुझे एक आंसर चाहिए। ठीक है, एक टर्म और आपको जाननी है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। और एक होता है आपका इनकंसिस्टेंट। तो क्या है दोनों टर्म? देखिए, जहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। जैसे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, लेट मी चेंज द पेन, ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। यहाँ पर भी सॉल्यूशन है बहुत सारे, ये भी हो गया आपका कंसिस्टेंट। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। आई होप कि आपको ये बात कंप्लीटली समझ आ गई है। अब देखिए, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम PYQ क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में, CBSE के एग्जामिनेशन में। तो लेट्स मूव देयर। हम मूव करते हैं अपने उस सेक्शन पर जहां पर हम सॉल्व करेंगे PYQ विद द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव जस्ट लर्न। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन किस बेस पर है, एग्जैक्टली इसी बेस पर जो कॉन्सेप्ट हमने जस्ट सीखा है। क्या, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन है। क्या वन सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग होगा, क्या नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल होगा, क्या मैनी सॉल्यूशन है यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। तो हमें वो चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ जी बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे और इसके ABC का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है, तो यहाँ से आपको A1 की वैल्यू मिल जाएगी 1, B1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, C1 की वैल्यू मिल जाएगी -8। अब ज़रा देखिए, मुझे लगता है कि अब आप लोग यहाँ पर अब फंसोगे। ठीक है, A2 कितना हो जाएगा 2, B2 कितना हो जाएगा 4 और C2 कितना हो जाएगा 16, है ना।
बट नो, यहीं पर कैच था, ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर कैच कर रहा था आपको क्या, कि आप कंपेयर कब कर सकते हो, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कि इक्वल टू के जस्ट बाद में जीरो का जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो कन्वर्ट करके आपको क्या मिलेगा 2x + 4y, तो ठीक है, यहाँ पर हो गया -16। तो C2 जो आपका मिल रहा है वो कितना है, हाँ जी, वो 16 नहीं बल्कि -16 है। अब हम क्या करेंगे, इनका निकाल लेते हैं रेशो, देखते हैं क्या मिलता है हमको। A1/A2 करूँगा तो मुझे मिल रहा है 1/2, ठीक है। इसी तरह से मैं B1/B2 कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 2/4, जो कट के क्या बना देगा 1/2, तो हम सिर्फ 1/2 ही लिख देते हैं, ताकि ताकि कंडेंस ज़्यादा ना लगे, कचरा सा। तीसरा आपका C1/C2, C1/C2 देखिए क्या है, -8/-18, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 8/16 क्या बन जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए कौन सा कंडीशन बन रहा है कि A1 = A2 which is equal to B1/B2 which is equal to C1/C2। तो बताइए कौन सा कंडीशन है, हाँ जी हाँ, ये वो कंडीशन है जहाँ पर आपका एक लाइन, यानी कि इन दोनों इक्वेशन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, कहाँ बनाऊँ मैं ग्राफ, लेट्स से मैं यहाँ बनाता हूँ। अगर ये पहले इक्वेशन का ग्राफ है तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ कहाँ पर होगा, तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ जस्ट इसके ऊपर इस तरह से होगा, यानी कि ये कैसे लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी तो नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइटली, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल दो आप इस तरह से, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ठीक है, आपको मिल गया एक नंबर। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। तो देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि ये क्या कह रहा है, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और आपको k का वैल्यू निकालना है, और k का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि इसके पास नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई सा भी सॉल्यूशन ना हो। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, एक बार आप इसको खुद से ट्राई करें। तो आपने ट्राई कर लिया, तो अब हम करते हैं। नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है आपका A1/A2 is equal to B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कैसा केस होता है, जहाँ पर लाइन आपके पैरेलल होते हैं। जब पैरेलल होगा तो कहीं पर ये कट ही नहीं करेगा, जब कट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। ओके, आई होप कि आपकी बात समझ आ गई है। तो आपने क्या करना है, बस वही सिंपल सा काम है, बार बार वही चीज़ रिपीट करनी होती है हमें, कि A1 A2 का सारी वैल्यू निकालो। तो सब कुछ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सब कुछ दिया हुआ है, बस आप लिख लो। जैसे A1 क्या हो गया, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ ना, है ना। आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में अप्लाई करके देखो क्या वो सेम चीज़ मुझे मिल रही नहीं मिल रही है। तो A1 है मेरा 1, A2 है मेरा 2, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, और B1 है मेरा 1, और ये कितना है मेरा K, ठीक है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए -4/-3, ये तो कट गया। तो मुझे K का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मैंने इस कंडीशन में सब कुछ को रख दिया है। ये ऑफकोर्स देखें ये बराबर नहीं आ रहा, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ऐसा हमें फोर्स करके बताना है ना। फोर्स करेंगे तभी ना, क्योंकि K का वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो 2 लिख दूँ यहाँ पर तो बराबर हो जाएगा, बट मुझे K का वैल्यू ऐसा चाहिए कि चलो ये बराबर तो है, मैं चाहूँ तो यहाँ K का वैल्यू कुछ भी लिख सकता हूँ ना, 3 लिख सकता हूँ, तो इक्वल नहीं होगा। तो K का वैल्यू जब आप यहाँ पर इस फोर्स फोर्सली आप इस इक्वेशन में रखेंगे K को, तो आपको K का वैल्यू क्या मिलेगा 2। तो जो K की वैल्यू 2 है, जिसके वजह से इसके 9 सॉल्यूशन होंगे। तो आंसर बी आपका करेक्ट है, मिल गया आपको 1 मार्क्स। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन और भी बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जब हम इसका पर्टिकुलरली PYQ पर पर्टिनेंट हम फोकस करके वीडियो लाएंगे। यहाँ पर तो हम बस आपको कॉन्सेप्ट और दिखा रहे हैं कि क्या उन कॉन्सेप्ट पर CBSE में एग्जाम CBSE में क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं। तो जब हम पर्टिकुलरली सिर्फ पर्टिनेंट फोकस होगा हमारा PYQ पर, तो हम आपको सारे सिर्फ PYQ ही करवाएंगे। तो ठीक है, तो ये इस तरह की वीडियोज़ आने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, ठीक है, ऑल कर दो वहाँ पर, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। जो कॉन्सेप्ट क्या आपका, जो कॉन्सेप्ट बड़ा सा सिंपल सा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, कि x और y के वैल्यू मुझे निकालना है। ये तो ग्राफिकल तरीका है, बट ग्राफिकल तरीके से हम नहीं करने वाले, हम करने वाले हैं कुछ इसके अलजेब्रिक के मेथड हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास इक्वेशन है, मेरे पास बेसिकली 2 मेथड है। एक मेथड है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको तो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं इसका, जैसे मैं आपको क्वेश्चन के बेस पर करवाता हूँ।
जैसे मेरे पास वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल में लिया था वहाँ पर, कि मेरे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। आप इस तरह से मार्क कर दो इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0, इसको मार्क कर दो दूसरा इक्वेशन। तो कैसे करना है इसको, अब ज़रा फोकस करें इस बातों पर। तो करना क्या है सॉल्यूशन में, कि आपको एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है। जैसे मैं दोनों इक्वेशन में से किसी का भी इस्तेमाल करके एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल टू 2y। इसको आप बना लो आपका तीसरा इक्वेशन, क्योंकि एक दो तो पहले हमने नाम दे रखा है। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया है 2। देखिए x का वैल्यू मैंने कहाँ से निकाला, पहले वाले इक्वेशन से। तो अब इस x के वैल्यू को मैं सेकंड वाले इक्वेशन में रखूँगा। जो सेकंड वाला इक्वेशन आपका 3x प्लस 4y माइनस 20। तो यहाँ से आपको कुछ मिलेगा एक ऐसा जहाँ से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके ये x की वैल्यू निकाली है, तो अब हम इस x को सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट में नहीं रखेंगे। तो ठीक है जी हाँ। तो चेक करते हैं एक बार, सीधे लाइन बनता ही नहीं कभी। ठीक, क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट या फिर आप कर दो पुट लिख दो इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 3 में जो आपको मिला वो आप इक्वेशन 2 में रखो। तो x की वैल्यू कितनी मुझे मिली है, 2y। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2y रख दो। जैसे 3 है, x की जगह पर मैं रख दूंगा 2y। प्लस से मिल गया मुझे 4y, माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ मैं, 6y प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 10y, 20 उधर जाएगा, 20 हो गया। तो y की वैल्यू हो गई 20/10 विच इज़ इक्वल टू 2। देखिए y का वैल्यू मुझे मिल गया है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 4। ठीक है, जब आपको y का वैल्यू मिल गया तो x का वैल्यू निकाल सकते हो। जी हाँ, मेरे पास देखिए मैंने इक्वेशन बना रखा है ना। आप चाहो तो किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल करके अब x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। पहला इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है तीसरा करना ज़्यादा समझदारी की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से सब कुछ इक्वल टू अलाइन हो रखा है। तो बस आप y की जगह वैल्यू रखो, x ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। चाहो तो आप पहले और दूसरे इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। तो ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x इक्वल टू 2 × 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है जी हाँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो आपको मिला है लाइन, जैसे मैं लेट मी स्क्रॉल डाउन, यानी क्या है कि इन दोनों ग्राफ के लाइन कुछ ऐसे बन रहे होंगे, एक इधर की तरफ गया, दूसरा इधर की तरफ गया। तो ये देखिए एक जगह पर कट किए होंगे ये दोनों लाइन। ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ एक x का और एक y का वैल्यू मिला है। x का वैल्यू आपको मिला है 4, y का वैल्यू मिला है आपको 2। तो यानी क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है x, y का 2, 4, जहाँ पर ये कट हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर ये कट हुए हैं वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 2, 4। तो इतना सिंपल है। मैंने बोला था 99% आपको जो इक्वेशन मिलेगा ना वो आपको इंटरसेक्टिंग बेस पर ही मिलेगा। ठीक है, जब भी आप अगर आप चाहे तो उसको चेक भी कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग ही होगा। वही वाला मेथड आप इस क्वेश्चन पर लगाए और फिर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, क्या ये इंटरसेक्टिंग था, वो सीक्रेट जो मैंने आपको 3 बताए उससे फिर जाकर आप सॉल्व कर लो कि क्या बन रहा नहीं बन रहा। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पर तो मुझे सिर्फ एक और x एक y और एक x का वैल्यू मिल रहा है। तो ये तो बस यूनिक वाले कंडीशन में होता है जहाँ पर आपके लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं। तो फिर आप उसको उस सीक्रेट मेथड से आप उसका निकाल भी सकते हो कि कैसे ये इंटरसेक्टिंग है भी या नहीं है। तो ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, वो कुछ ऐसा है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपका s/t प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। करना क्या है मुझे, कुछ नहीं, सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले ना आप ये जो बड़ा भद्दा सा नज़र आ रहा है इसको आप अच्छे से एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर ले। तो पहला इक्वेशन तो ठीक है, तो वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ s का वैल्यू क्या, s इक्वल टू 3 + t। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको क्या कर सकते हो, जी हाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सेकंड इक्वेशन को ना अच्छे से अच्छा बनाते हैं। ये नीचे जो 3 2 है इसको हटाते हैं, तब जाकर हम s उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लोगे आपका आ जाएगा 2s + 3t/6
यहाँ पर 6, तो ये बन गया आपका 2s 3t 36। ये इसको आप बना लो इक्वेशन 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो आपको s का वैल्यू मिला है वो यहाँ पर रख देंगे सिंपली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इतना ईजी है। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। s की जगह पर 3 + t रखूँगा, सॉल्व करो। तो t की वैल्यू मुझे मिल गई है 6। आप अपने तरह से सॉल्व करो, किस तरह से सॉल्यूशन सॉल्व होता है मैं अपने तरह से करता हूँ। ठीक है, ये आप नोटिस ना क्या करेंगे किस तरह से इन्होंने ये क्या क्या किया है, आप अपने हिसाब से मैथ करिए। बहुत ही सिंपल से मैथ, इधर उधर ले जाना, ट्रांसपोज करना, एलसीएम वगैरह लेना। ठीक है, तो टी का वैल्यू 6 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन नाम दे दो 5वां। ठीक है, जब भी आपको कोई इक्वल टू का नया कुछ मिले ना तो आप इक्वल टू का साइन दे दो। फिर यहाँ पर मैं टी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा थर्ड वाले इक्वेशन में, तो आपको एस मिल जाएगा। s = 3 + t, t की जगह 6, तो s हो गया मेरा 9। तो s मिल गया मुझे 9, t मिल गया मुझे 6। तो क्या है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो है आपका 9,6। ठीक है, इस तरह से आपने करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम कब करेंगे, जो हम करेंगे PYQ सीरीज़ में। यहाँ पर आपको आइडिया मिल रहा है, आप एक्सरसाइज को सॉल्व करो, आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। ओके, तो जैसे हम एक वर्ड प्रॉब्लम भी ले लेते हैं इस पर, ताकि आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि वर्ड प्रॉब्लम भी कैसे करना है और कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स टेक वन वर्ड प्रॉब्लम। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इजीली, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। वो दोनों नंबर आप निकालें। तो कैसे हम करेंगे, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर को हम एक वेरिएबल से अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, 2 नंबर है, दोनों में डिफरेंस कितने का, 26 का। तो ऑफकोर्स एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा, तभी ना 26 का फ़र्क है दोनों में। तो ठीक है, लेट अज्यूम द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी y। ठीक है, x हमने ग्रेटर को बड़े वाले नंबर को माना और y हमने छोटे वाले को माना। तो पहले इक्वेशन के मुताबिक मैं क्या कह सकता हूँ, आप लिखो यहाँ पर ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x बड़ा है, छोटे में से माइनस करने से मुझे 26 मिला। पहला इक्वेशन मुझे मिल गया। फिर आप दूसरा क्या लिख सकते हो कि क्या कह रहा है कि 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है, यानी कौन ज़्यादा है, x ही होगा ना। दूसरा इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ, अगेन ATQ करोगे आप, तो x जो है वो 3 टाइम है y के। दूसरा इक्वेशन हो गया, यही कह रहा है ना, अगर एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज़्यादा है तो ऑफकोर्स x को मैंने ग्रेटर नंबर माना है, तो इसी तरह से होगा। अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, पुट x = 3y इन इक्वेशन 1। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मिलता है y मिल गया आपको 13। इसी तरह से आप x में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, इस वैल्यू को जो आपको इक्वेशन नंबर 3 मिला है, इसको आप पुट करो इक्वेशन 2 में। 3 × 13, x की वैल्यू आ गया आपके पास 39। तो यानी जो दो आपके बन रहे हैं लीनियर इक्वेशन, इनके जब ग्राफ बनाओगे तो ये भी कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, x, y होता है, वो कितना हो जाएगा आपका 39,13। आई होप कि आपको बात समझ आ गई कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक नया मेथड है, इसको सॉल्व करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। बस वो एक मेथड है, जिस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम होंगे और उसी तरह के आपके इक्वेशन दिए होंगे, जहाँ पर आपसे वो पूछेगा क्या ये रूट कंसिस्टेंट, क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड एलिमिनेशन। बस वो एक मेथड है, ठीक है, बस मेथड, वो कुछ नई चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन x और y की वैल्यू निकालने का एक मेथड है, उसी तरह से वहाँ पर एलिमिनेशन x और y की वैल्यू निकालने का एक मेथड होगा। सिंपल सी बात है, तो वही रूल आप यहाँ पर लगा सकते हो इस क्वेश्चन पर। ईजी, लेट्स मूव देयर। एलिमिनेशन मेथड
हमारा है अगला मेथड। तो क्या है, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन से भी इजी है बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैं जो पीछे वाले क्वेश्चन में जो आपका वर्ड प्रॉब्लम था उसमें जो इक्वेशन बना था ना, वर्ड प्रॉब्लम है, उसी इक्वेशन का मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको दिखे कि जो वैल्यू आ रही है ना वो सेम आ रही है। तो एक इक्वेशन आपका क्या बना था, एक नंबर दूसरे नंबर से 26 बड़ा था, दूसरा नंबर क्या था, एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज़्यादा था। हो गया, 2 इक्वेशन है। करना आपने कुछ नहीं है, करना आपने क्या है कि सबसे पहला काम क्या है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि आप कैसे लिखोगे, इस तरह से ax by प्लस c इक्वल टू 0। पहले इसमें हम इसको कन्वर्ट कर लेते तब ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी मेथड है ये। बस इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर देखना है क्या मैं दोनों में से एक वेरिएबल को हटा सकता हूँ। तो कैसे मैं हटा सकता हूँ दोनों में से एक वेरिएबल को, तो एक तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए x और x कॉमन, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ माइनस का साइन लगाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी है, वहाँ पर माइनस लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 0 है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस रख दो, ये देखिए कट गया पूरे तरह से। यहाँ पर क्या हो गया, -y प्लस 3y, तो कट के क्या बनेगा आपका 2y, और यहाँ पर ये -26 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका बन गया -26 इस तरह से। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2y की 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13, जो वहाँ पर भी आया था। फिर यहाँ पर एग्जैक्टली 13 को आप यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जिसको मैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूँ और आंसर आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक एलिमिनेशन का एक जो एक लेवल अप वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जिसको आप बोल सकते हो, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम दोनों को साथ में करते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो इस तरह से मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। अब एक दूसरे को कॉलम में रखो, है ना, इसको कॉलम मेथड बोलते हैं ना, जी हाँ। अब लगाओ इस तरह से, जो सिंपल प्लस माइनस करते हो, और दोनों में से एक को एलिमिनेट करो। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूँ तो भाई माइनस साइन लगाने से 9 और 3 को माइनस करूँगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस लगाऊंगा ये प्लस हो जाएगा, तो इसके लगाने से क्या हो जाएगा 2y बच जाएगा। तो भाई कोई एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं है, यहाँ पर दोनों के दोनों वेरिएबल है, ये तो मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर क्या करें अब, है ना, माइनस लगाने से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ना x कम्प्लीटली डिजॉल्व हो रहा है ना y। तो क्या करें इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जिससे कि कुछ हो सके। जैसे कि अगर मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे देखिए क्या मिलेगा, 3 3 या 9x, ठीक है, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर फिर मिल जाएगा मुझे 9x 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इनको करें आप सॉल्व। अब यहाँ पर माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा क्योंकि साइन ऑपोजिट था, तो ये कट गया। और यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ये तो कट गया, और यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर क्या मिल रहा है 9 9 कट गया, और यहाँ पर तो यहाँ पर आपका 9 9 कट गया। यहाँ पर देखिए दोनों प्लस माइनस बने हुए, ये आपका प्लस 3y है, ये आपका माइनस 3y है, ये भी कट गया। यहाँ पर तो ना x है ना y है, तो देखिए यहाँ पर कोई सा वेरिएबल है ही नहीं, नो x नो y। तो ये है वो कंडीशन जहाँ पर मेरे पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि x y में से कुछ है ही नहीं, तो किसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। ये है आपका पैरेलल लाइन वाला कंडीशन। अगर कुछ मिल जाता तो मैं निकाल लेता। यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको क्या जानना था, एक्स्ट्रा ये तो सिंपल सी बात है ना, प्लस माइनस करना। एक्स्ट्रा आपने ये जानना था कि जब कोई चीज़ एलिमिनेट ना हो, जैसे यहाँ पर नहीं हो रहा था 3 और 9 को करूँ तो कुछ नहीं हो सकता, जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ मैंने बनाया। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, ऊपर भी कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, नीचे भी कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ताकि कुछ ऐसा सिनेरियो आप क्रिएट करो ताकि ईजिली आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सको। ठीक है, तो ये आपने करना होता है। जैसे मान ले कि मेरे पास यहाँ पर होता 7, यहाँ पर 9 की जगह हो जाता 7, तो मैं क्या करता, मैं लेट्स से ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर देता, तो 7 3 जा 21x बन जाता, और लेट्स से नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर देता, तो 3 7 जा 21x बन जाता। तो यहाँ से x कट जाता, और जो कटना था आगे वो अलग तरह से हो जाता। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप x को एलिमिनेट करवाना चाहते हो तो x के हिसाब से उस तरह से मल्टीप्लाई करो, अगर आप y को करवाना चाहते हो तो y का करो। कांस्टेंट को करवा के कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि दो वेरिएबल अगर साथ में होंगे तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो लेट्स से हम एक मेथड हम आपके सामने सॉल्व करते हैं जहाँ पर हम उसको एलिमिनेशन और
जी हाँ, एलिमिनेशन और जो दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन, दोनों से करके दिखाते हैं। दोनों ही मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स से हम इसको एलिमिनेशन से पहले सॉल्व करते हैं। तो आपके पास है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूँगा x प्लस वाई माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। आपके पास है 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 4, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ऊपर में देखे x कॉमन नहीं बन रहा है ना। इस तरह से आपको कुछ कॉमन नहीं बन रहा, तो आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, तब जाकर बनेगा। तो यहाँ पर 2y प्लस 2x माइनस 10 इक्वल में 0। यहाँ पर आपका 2x माइनस 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर कट करूँगा, माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ से आपका बन गया 5y इज़ इक्वल टू 5y माइनस में आपका बनेगा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गया आपके पास 6/5। y की वैल्यू आ गई आपके पास 6/5। तो आप यहाँ पर x निकाल लो, यहाँ पर y की जगह रख दो। तो x प्लस 6/5, तो ये हो गया आपको 5x प्लस 6 25। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 19/5। तो x की वैल्यू आपको मिल गई है 19/5 और y की वैल्यू आपको मिल गई है 6/5। आई होप कि मैंने कैलकुलेशन ठीक किया है। हाँ, मैंने ठीक किया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूँ एक इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से वैल्यू सॉल्व करता हूँ। आई होप कि आपकी बात समझ आ गई होगी और इसी के साथ हमारे चैप्टर होता है ख़त्म। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पूरा सीरीज़ खत्म हो जाएगा तब हम आपको डिलीवर करवाएंगे PYQ सीरीज़, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 50, 60, 10, 20, 50 जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम घंटों की वीडियो में हम सिर्फ आपको PYQ ही करवाएंगे, ताकि मैथ में आप स्कोर कर सको मोर देन 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, स्कूल में अपना देख लेना, स्कूल से नंबर ले लेना। मैं गारंटी लेता हूँ आपसे कि जो आपके CBSE एग्ज़ामिनेशन होगा वहाँ पर आपके 80 में से 78 नंबर तो आ ही जाएंगे, अगर आप पूरे शिद्दत के साथ इन सारे सीरीज़ को फॉलो करते हो। और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ वीडियो में, आप मुझे वो डिस्कस कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।